बहुत शुक्रिया। इस तकरीब की रौनक दोबाला करने के लिए उस मुअज़्ज़ज़ शख्सियत को दावत देना चाहूंगी जो वजारत साइंस और टेक्नोलॉजी हुकूमत हिंद में विज्ञान प्रसार के डायरेक्टर है, जो 200 से ज़ायद मशहूर साइंस मज़ामीन के अलावा 10 से ज़्यादा किताबों के मुसन्निफ है, जो गुज़श्ता 3 दहाइयों से साइंस को मकबूल बनाने के मौम में मुनमहिक है, जिनके लिए हम यही कहेंगे कि खुद ज़बादानी में वो अहले ज़ुबान से कम नहीं, खुद ज़बादानी में वो अहले ज़ुबान से कम नहीं, जो ज़मीन शेर है वो आसमां से कम नहीं। मेरी मुराद है उनसे जो इस तकरीब के मेज़बान भी हैं और मेहमान भी। बात हो रही है डॉक्टर नकुल पराशर जी की। सर, आपसे इस्तदा है कि आप डायस पे तशरीफ आवर होकर इस महफिल की जीनत बढ़ाएं। सो बिग राउंड ऑफ एप्लॉज फॉर हिम। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया और सबसे ज़्यादा शुक्रिया एहसान मंद हूँ मैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी कश्मीर का, और ख़ासकर मेरे अजीज़ प्रोफेसर शाहिद रसूल साहब का, जिन्होंने हमारी इस कोर कमेटी की, जिसको हम स्कोप इन उर्दू कहते हैं, स्कोप SCOP अंग्रेजी में का एक एक्रोनिम है जिसे कहते हैं साइंस कम्युनिकेशन पॉपुलराइजेशन एंड एक्सटेंशन इन उर्दू, जिसका आगाज किया था प्रोफेसर असलम परवेज साहब ने, और 1, 2, 3 इस तरह से लोग जुड़ते गए और कारवां बनता गया। डायस पे मौजूद बहुत डिस्टिंग्विश्ड पर्सनालिटीज, और खासकर हम सबको फक्र होना चाहिए और हम सबको अपने अपने जिसे लक को शुक्रिया अदा करना चाहिए कि आज हमारे साथ ग्लेशियर मैन ऑफ इंडिया हमारे साथ हैं। एक बार मैं चाहूंगा कि हम सब एक बिग राउंड ऑफ अप्लॉज पद्मश्री हसनैन साहब का करें, क्योंकि आपने ताउम्र अर्थ साइंसेस के लिए काम किया और जगह जगह आज भी लगातार काम कर रहे हैं। मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा हसनैन साहब का कि हमने एक छोटा सा खत लिखा उन्हें, और उन्होंने हमारे इस इनविटेशन को एक्सेप्ट किया और आज इस वैलेडिक्टरी फंक्शन की जो ब्यूटी है उसको और बढ़ाया। प्रोफेसर मेराजुद्दीन मीर साहब से मुलाकात मेरी पहली है, पर ऐसा लगता है जैसे मैं उन्हें कई सालों से जानता हूँ। जिस गर्म जोशी, जिस एंटरप्रेन्योरशिप की स्पिरिट मुझे उनमें दिखाई देती है, उससे ये लगता है कि CUK ने जो मंजिलें हासिल की हैं वो उनकी डायनामिज्म की वजह से है। और आगे कल मैंने आप लोगों से आपके सामने तलत साहब जो शेखुल जामिया का कश्मीर यूनिवर्सिटी है उनसे और आपसे दरख्वास्त की कि स्कोप इन उर्दू की तरह से क्यों ना स्कोप इन कश्मीरी शुरू की जाए। तो कल बात हुई और आज मुझे आपके साथ ये साझा करते हुए, शेयर करते हुए बहुत अच्छा लग रहा है, कह रहे हैं कि हम अगले हफ्ते उसको एक अमली जामा पहना पाएंगे। कश्मीर के अंदर साइंस के फरोग की सबसे ज़्यादा ज़रूरत मीर साहब ने उसी वक्त हाथ की हाथ दिखाई जब वो मुझे EMRC जो कश्मीर यूनिवर्सिटी का सेंटर है, वहाँ पे उनके ऑडिटोरियम में हमारे मोबाइल स्कूल के जो टीचर्स हैं वो वहाँ थे। वहाँ पे वो किस तरह से गद्दी, बकरवाल और गुजरों के बच्चों के साथ चलते हैं, मोबाइल स्कूल चलाते हैं, किन परेशानियों में, किन दुश्वारियों में अपना काम सरअंजाम करते हैं, उनके लिए कश्मीरी के अंदर साइंस के फरोग की बहुत ज़रूरत है। और ये हम सब का, हम जितने भी यहाँ सब बैठे हैं, चाहे साइंसदान हो, चाहे लिंग्विस्टिक्स हो, चाहे कम्युनिकेशन वाले हों, हम सब की ये एक जिम्मेदारी बनती है। जिम्मेदारी इसलिए भी बनती है कि हम सोसाइटी को कुछ दे के जाएं, और साइंटिफिक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, SSR, हमने सब ने CSR सुना है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसी तरह से उसी के तर्ज पे साइंटिफिक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जो भी
साइंस की का जो भी थोड़ा बहुत इल्म हमने हासिल किया है उसको हम बांटें, उससे बांट के अगले के चेहरे पे एक साइंटिफिक उसके अंदर एक साइंटिफिक टेम्पर, एक जहनियत पैदा कर सकें, तो हम बहुत बड़ा काम करेंगे। उसके लिए कोई हमको मॉनिटरी या कोई पैसा नहीं मिलेगा, पर आप यकीन मानिए जो सुकून तब मिलता है जब आप किसी के चेहरे पे वो खुशी देखें। तो ये काम अगर हम करेंगे तो हम जरूर ना सिर्फ सवाब का काम करेंगे, पर अपने दिल को तसल्ली देंगे कि हम जब यहाँ से जाएं तो कुछ ऐसा करके जाएं जो आगे एक मील का पत्थर साबित हो। कहने को बहुत कुछ है और बहुत सारे हमारे अजीज और मेहमान खुसूसी यहाँ बैठे हैं और मैं हम सब उनको सुनने के लिए बहुत लालायत हैं। तो ये इस वक्त बहुत ज़रूरी ये है कि द वे फॉरवर्ड जो मैं कहना चाहूँगा, ये जो साइंस कांग्रेस जिसका आगाज़, जिसका थॉट प्रोसेस, जो ब्रेन चाइल्ड है, वो प्रोफेसर असलम परवेज साहब का है। हमारा काम सिर्फ उसको आगे बढ़ाने का है। पिछले साल मानू में फरवरी में हमने इसे किया था। कोविड आया, कोविड चल रहा है, हमारे हिसाब से कोशिश है और दुआ करते हैं कि जल्दी खत्म हो। तो सब के दरमियान, इन सब मुश्किलात के बीच में आज हम सब इकट्ठे हो पाए और इन पर्सन इसको कर पाए। ये सारी उस टीम को मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जिसने मिल के ये किया। विज्ञान प्रसार की मेरी टीम, जो बड़े बड़े साइंटिस्ट मेरे साथ यहाँ आए, हमारे देश के सबसे बड़े सबसे मशहूर साइंस कम्युनिकेटर पल्लव बागला जी से मैंने रिक्वेस्ट की तो वो आए, और पल्लव बागला जी ने अभी कुछ ही वक्त पहले कश्मीर के ऊपर बहुत साइंटिफिक पॉपुलर साइंस की बहुत सारी फिल्में बनाई हैं। इंडिया साइंस पे वो अवेलेबल है, ज़रूर देखें। उसके साथ साइंस की दुनिया नाम का एक रिसाला है जो कई सालों से चल रहा है। साइंस रिपोर्टर के गुज़िश्ता 30 सालों से एडिटर जनाब हसन जावेद खान साहब आए हमारे साथ। उन्हीं के साथ मैसूर से एक और शख्सियत जो साइंस कम्युनिकेशन में कन्नड़ में काफ़ी तेज़ी से काम कर रही है, क्योंकि हम अलग अलग ज़ुबानों में काम करते हैं। मैंने उन्हें भी दावत दी, वो भी यहाँ आए, कोलेगल शर्मा जी। मैं इनके नाम इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि ये एक मौका है, ये कुछ दिनों तक यहाँ रहेंगे। इनसे अगर आप रूबरू हो सकें, इनसे बातचीत कर सकें, तो in a life where we do not have a formal school of training, all that we learn by virtue of experience, वो ये आपको हासिल होगा। तो कई बार इन शख्सियतों से हम इन्हें टीवी पे देखते हैं, एनडीटीवी वगैरह पे देखते हैं, पर मुलाकात नहीं हो पाती। हमारे साथ नंदन सक्सेना बॉम्बे से आए हैं, हमारे साथ तमाम विज्ञान प्रसार के साइंटिस्ट हैं, वो हैं यहाँ पे। तो मेरी आपसे सिर्फ ये गुजारिश है कि मौका रखते ऑफलाइन इनसे जब आप चाय पे गुफ्तगू करें तो बहुत कुछ हासिल होगा। और इन्हीं अल्फाजों के साथ मैं अपनी बात को यहाँ तमाम करूँगा और आप सबको फिर से दिली तौर पे मुबारकबाद देना चाहूँगा और शुक्रिया अदा करना चाहूँगा इस बात का कि जिस जज्बे से, जिस तरीके से आपने हमें इन प्रैक्टिकल कश्मीरियत को दिखाया, उससे दिल भर आता है, बहुत खुशी होती है। और आपको शुक्रिया तो बहुत छोटा सा वर्ड है। I don't have words to thank and express my gratitude with the way the love, with the way the kind of passion with which we've all come together and have gotten this done. Thank you so much. Allah. Thank you so much, sir, for gracing this occasion with your presence. Thank you. हो हर दिल में मोहब्बत ये मुमकिन नहीं, हो हर दिल में मोहब्बत ये मुमकिन नहीं, हर सीप की आगोश में गौहर नहीं होता। हर सीप की आगोश में तो नहीं होता, लेकिन हाँ, इस महफिल की आगोश में गौहर मौजूद जरूर है, जिनका तहकीकी, तदरीसी और इंतजामी तजुर्बा 30 साल से ज्यादा अरसे पर फैला हुआ है, जो गुज़श्ता 35 सालों से उर्दू जुबान के जरिए साइंसी इल्म और साइंसी फिक्र को फैलाने का काम कर रहे हैं। ये साइंसी मैगजीन के बानी और मुदीर हैं, जो हिंदुस्तान का पहला और वाहिद आम फहम साइंसी और माहौलियाती महानामा है। मेरी मुराद है नहायत ही मुअत्तबर और वाजिबुल एहतराम शख्सियत साबिका रईसुल जामिया मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी प्रोफेसर असलम परवेज साहब से। मैं उनसे मुल्तमिस हूँ कि वो डेस्क पे तशरीफ लाएं और अपने सुनहरे अल्फाज से हमें नवाजे। So big round of applause for Professor Aslam Parvez साहब।
डाइस पे मौजूद मुअज़्ज़िज़ीन, मेरे सामने तशरीफ़ फरमा मुअज़्ज़िज़ीन, ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम। पैगाम मोहब्बत, पैगाम सलामती आपकी नज़र। मैं बेहद खुश हूँ कि ये एक बहुत बड़ी पहल जो इस इलाके में उर्दू साइंस कांग्रेस की शक्ल में आई, वो बेहद कामयाब रही, जिसका सबूत ये भरा हुआ हॉल और बराबर का कमरा है, वो तमाम मकालात हैं जो सब सेशंस में पढ़े गए। और इस कामयाबी के पीछे जो हाथ जो हमें नज़र नहीं आते, जो लोग लगे रहे पसे पर्दा, उसमें तमाम वो स्टाफ के लोग हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर के और विज्ञान प्रसार, दोनों के लिए मेरे दिल में बेइंतहा एहतराम और शुक्रगुजारी का जज्बा है कि इनकी इनिशिएटिव से, इनके इश्तराक से, इनकी मदद से ये 2 रोज़ा उर्दू साइंस कांग्रेस कश्मीर में, जिसको मैं बड़ी हद तक कह सकता हूँ कि अब उर्दू का घर है, क्योंकि मैं उस इलाके से आता हूँ जहाँ एक ज़माना था कि ये झगड़ा हुआ करता था कि उर्दू पे इजारादारी दिल्ली की है कि लखनऊ की है। उस वक्त से हम वहाँ तक चले आए कि आज उर्दू इन इलाकों में तो नहीं, लेकिन केरला में पनप रही है और कश्मीर तो उसका घर है। तो आज घर में एक भटका हुआ मुसाफिर वापस आया है, इल्म की, हुनर की, मालूमात की बातें लेके। क्योंकि इल्म की यकीनन, यानी ज़बान एक ज़माने में उर्दू थी, अब अदब की, शायरी की है, इसको वापस इल्म की तरफ लेके आना है। और उसको किस अंदाज से लेना, यानी लेके आना है, उसकी एक मिसाल मैं दूं कि मैं जब अपने उर्दू मीडियम के स्टूडेंट्स को, मैं वॉलंटरी टीचिंग के लिए बहुत जगह जाता था बच्चों को मोटिवेट करने के लिए कि वो साइंस ऑप्ट करें आगे चल के, तो उनको मैं जब रिसाइकलिंग ऑफ रिसोर्सेज समझाता था एनवायरनमेंट के चैप्टर में, तो मैं उनको गालिब के उस शेर से शुरुआत करता था कि सब कहाँ कुछ लालो गुल में नुमाया हो गई, खाक में क्या सूरतें होंगी कि पिन्हा होगी। कि किस तरह से हम डिसइंटीग्रेट होते हैं, चाहे वो प्लांट पार्ट्स हो, ज़मीन में जाके मिलते हैं, उनके सारे अज्जा ज़मीन में मुंतशिर होते हैं और फिर नए पौधे उन अज्जा को लेके उठते हैं, नए पौधे उनसे पैदा होते हैं। तो इस अंदाज से साइंस का और उर्दू का बाहम संगम किया जा सकता है। मैं जितने सेशंस में रहा, उसमें जो कुछ मैंने सुना और कुछ चीज़ जिसका मैंने शुरू के इजलास में भी, सुबह के पहले इजलास में जिसकी सदारत मैंने करी थी, जिक्र किया था, मैं उसका फिर से इआदा यहाँ करना चाहूँगा कि उर्दू साइंस कांग्रेस की पूरी तहरीक का मकसद अवाम में उर्दू मालूमात पहुँचाना और साइंसी तरीक़े फ़िक्र और सोच पहुँचाना है। दूसरे, एलिमेंट्री लेवल पे बेसिक एजुकेशन बच्चे को मादरी ज़बान में देना। तो जिन बच्चों की मादरी ज़बान उर्दू है, उनको साइंस और सभी उलूम उनके मादरी ज़बान में पहुँचाए जाएं। साथ ही दूसरी लैंग्वेजेस के लिए भी उनको तैयार किया जाए, ताकि वो आगे चल के जब स्विच ओवर करें, क्योंकि उर्दू मीडियम से, उर्दू ज़रिए तालीम से आप बहुत आगे तक नहीं जा सकते, नामुमकिन है, ना डिज़ायरेबल। मकसद है बच्चा अपनी मादरी ज़बान में कंसेप्ट्स को, चीज़ों को समझ सके, ताकि किसी तरह से हम उसको इस रोड लर्निंग से आज़ाद करा सके। बदकिस्मती से हमारी तमाम तालीम का जो फोकस है वो रटने पर है। वी एजुकेट अवर चाइल्ड, हम उसको यानी मालूमात थोपते हैं, उसको मोटिवेट नहीं करते लर्निंग के लिए, उसके अंदर इस चीज़ को इंटरनलाइज नहीं करती कि उसके अंदर ख्वाहिश पैदा हो चीज़ को सीखने की। हम उससे मालूमात प्रोवाइड कर देते हैं कि हाइड्रोजन में इतने इलेक्ट्रॉन्स हैं, नाइट्रोजन में, सोडियम में इतने हैं, और इसको रट लो तुम। उसको एक्सप्लोर नहीं करने देते कि अगर ऐसा है तो क्यों, नहीं है तो क्या होगा। तो एक चीज़ है लर्निंग, एक चीज़ है एजुकेशन। तो ये सिस्टम है, इसमें जितना हम बच्चे को आज़ाद कर सके, उसमें एक बड़ा कदम ये होगा कि हम उसको उसकी मादरी ज़बान में जो बेसिक कंसेप्ट हैं वो समझा सकें। उर्दू साइंस कांग्रेस का कतन ये मकसद नहीं है कि हम अपने रिसर्च पेपर को उर्दू में तर्जुमा करके और उसको पेश करें। जैसे मैंने सेशंस में कुछ पेपर्स देखे
they are not at all desirable. ना सिर्फ जरूरत नहीं है बल्कि उससे मैं बताऊं आपको एक नुकसान होगा कि उसको सुनने के बाद ना उर्दू वाले की कुछ समझ में आएगा, ना जो साइंस सीखना चाहता तो उसकी समझ में आएगा, और दोनों बददिल होके भाग जाएंगे। उर्दू के साथ एक बड़ी ट्रेजेडी ये रही है कि इसमें जो कुछ साइंस का लिटरेचर आया वो तर्जुमा होके आया। तर्जुमा करने वाले हजरात वो थे जो उर्दू तो जानते थे, साइंस नहीं जानते। जब तक आप मजमून को नहीं जानते, सब्जेक्ट को नहीं जानते, मेरा उर्दू में साइंस रिसाले में लिखने वाले बहुत से जो कलमकार हैं जो शुरुआत करते हैं अपने सफ़र की, तो मैं उनको हमेशा ये समझाता हूँ कि जो चीज़ आप लिख रहे हैं पहले उसको पढ़िए, कई जगह से पढ़िए, मुख्तलिफ ऑथर से पढ़िए, उसको समझिए, और फिर अब जो आपने समझा उसको अपने आसान अल्फाज में लिखिए। दिस इज द प्रोसेस। इसमें वक्त बहुत लगता है लेकिन यही है, वरना बाकी जो तराजिम होते हैं मैं उनको बांझ तराजिम कहता हूँ, क्योंकि उनकी कोख से कुछ पैदा नहीं होता, बल्कि लोग बज़न हो जाते हैं, बददिल हो जाते हैं। उर्दू के तर्जुमे साइंस में इसीलिए नाकाम रहे। एनसीईआरटी की किताबों में मैंने खुद देखा है कि स्टील प्लांट्स का तर्जुमा लोहे के पौधे हुआ। तो जो लोग चीजों को समझते नहीं है वो अगर तर्जुमा करेंगे तो हक अदा नहीं होगा। और उससे बड़ी स्टेज वो है जिसमें मुमकिनात हैं, और खुद साइंस रिसाले में ऐसे ओरिजिनल राइटर्स हैं जो अपने आप लिखते हैं अपने मजमून को। एक ऑथर है, केमिस्ट है, साइंटिस्ट है यूएसए में, खालिद अब्दुल्ला खान। जो लोग साइंस रिसाला देखते हैं उनकी तहरीरें देखते होंगे कि क्या केमिस्ट्री इतनी आसान है। एक सीरीज वो चलाते हैं और वो आसान उर्दू होती है, आसान केमिस्ट्री होती है, बहुत शैतान, वो ओरिजिनल उनकी राइटिंग। तो ओरिजिनल राइटिंग्स लिखने वाले भी हैं उर्दू में मौजूद, इनको हमें एनकरेज करना है। अपने रिसर्च पेपर्स को उर्दू में तर्जुमा करके हम किसी की खिदमत नहीं कर रहे, बल्कि इट इज़ ए डिससर्विस, क्योंकि लोग बज़न होते हैं उन बोझल तराजिम से, उस कंटेंट से। तो खुदारा उर्दू साइंस कांग्रेसेस में इस तरह की कोशिश मत कीजिएगा। यकीनन अगर किसी का इसके लिए दिल दुखाओ तो मैं माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन मेरे लिए ये कॉज और ये तहरीक बड़ा है। और जो लोग इस तरह लिखते हैं वो यकीनन उर्दू भी जानते हैं, साइंस भी जानते हैं। वो कोशिश ये करें कि बुनियादी मालूमात उर्दू में लिखें। मिसाल के तौर पे जिन्होंने अपना रिसर्च पेपर किसी एक कैंसर के एस्पेक्ट पे लिखा है, वो उर्दू वालों को ये बताएं कि सरतान है क्या, कैंसर है क्या। वो उनको ये बताएं कि जो आज आप पैक्ड फूड खाते हैं इनसे कितने खतरात हैं कैंसर से, जो फास्ट फूड आप खा रहे हैं इससे कितने खतरात हैं कैंसर से। कितने लोग जानते हैं कि घर की चटनी बनी खाना और एक पैक जैम की शीशी लेके आने में क्या फर्क है। आप घर में देखिए कि वो रोटी, वो सालन आपका जो एक दिन से ज्यादा नहीं चलता, खराब हो जाता है, उसी स्टार्च के बने हुए बिस्किट 6-6 महीने तक खराब क्यों नहीं होते। उनके यहाँ शेल्फ वैल्यू कहाँ से आई, उन केमिकल से जिससे वो लोडेड है। तो उसमें आपको न्यूट्रिशन कम और केमिकल ज्यादा मिल रहे हैं जो अंदर जाके डिस्टर्बेंस करते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी ऑर्गेनिक है, ये इनऑर्गेनिक चीजों को पसंद नहीं करती। इसका सबूत मैं हमेशा अपने बच्चों को भी इस तरह कहता था कि आप कभी नायलॉन की बनियान नहीं पहन सकते, पहन के देख लीजिए, क्योंकि कोई भी सिंथेटिक फाइबर आपके जिस्म के टच में आया और इरिटेशन और एलर्जी शुरू हुई। आपको कॉटन चाहिए क्योंकि हमजात है, वो ऑर्गेनिक है, जमीन की पैदावार है, ऊपरवारी की पैदावार है, सिंथेटिक नहीं है। तो हमारी बॉडी जो है उसकी कंपैटिबिलिटी ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से है, और हमारा मेजर अनफॉर्चुनेटली मेडिसिनल सिस्टम इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स और कंपाउंड्स पे है। इसीलिए साइड इफेक्ट्स और एलर्जीज और बहुत सारी चीजें होती हैं। तो बहरहाल ये वो चीजें हैं जो आवाम में पहुंचाने की है। आप यकीन जाने इनसे बहुत से लोगों ने घर में चटनी या अचार बनाने शुरू कर दी और जैम खाने बंद कर दी, क्योंकि जब एक दफा एहसास हो जाए कि ये चीज मेरे लिए खतरनाक है, जब उन्हें पता लग जाए कि जो सॉफ्ट ड्रिंक्स मैं पी रहा हूँ ये मैं खरीद रहा हूँ बीमारी अपने लिए, क्योंकि उसमें ना मिठास है असल वाली, ना फ्लेवर है असल, कलर आर्टिफिशियल है, ये सब कार्सिनोजेंस हैं, नहीं पियेंगे। हम उस मुल्क के लोग हैं जहाँ छाछ, मठा, दही पिया जाता था, गन्ने का रस पिया जाता था, जूस पिए जाते थे, शरबत बनाए जाते थे। हम सब के हाथ में बोतलें कहाँ से आ गई, मैं जान के नाम नहीं ले रहा कि किसी को तकलीफ पहुंच जाए, किसी का बिजनेस खराब हो, लेकिन हम सब जानते हैं कि ये इजी सॉल्यूशंस दे आर हार्मफुल फॉर अस। हमारी बीमारी की वजह ये चीजें हैं जो पहुंचानी है आवाम तक कि हमें क्या खाना है, क्या नहीं खाना, क्या नुकसानात हैं, और यही मकसद है साइंस के फरोग का। और दूसरी सबसे बड़ी चीज जो मैं आखिरी बात कहना चाहूंगा कि सवाल करना सिखाइए, मोटिवेट देम टू आस्क क्वेश्चन।
क्योंकि साइंस की बुनियाद बल्कि इंसानी अकल की खिरत की ग्रोथ नश्व नुमा सवाल पे मुनहसर है। सवाल दिमाग की ग़िज़ा है। सवाल कीजिए, उसका जवाब ढूंढिए, नहीं मिलता तो दौड़ते रहिए लोगों के पास, किताबों के पास, जब तक कि नहीं मिलता। और बच्चों को एनकरेज कीजिए सवालों के लिए, और सवाल पे कभी ये मत सोचिए कि इसने इससे सवाल क्यों किया है। हर सवाल इजाजत है, और अगर आप मुझे ये कहने दें कि सवाल करना सुन्नत इब्राहिम है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने पूछा अल्लाह ताला से कि परवरदिगार ये बता दे तो मुर्दों को कैसे जिंदा। अल्लाह ताला ने कहा इब्राहिम क्या तो ईमान नहीं रखता? कहा ईमान तो रखता हूं, दिल का इत्मीनान चाहिए। अब सीधी डायलॉग। पहली बात तो ये कि सवाल किया किससे? क्रिएटर से। और उसने कभी ये नहीं कहा कि हाउ डेयर यू, मुझसे सवाल करते हो। नहीं, पूछा जरूर कि क्यों पूछते हो। उन्होंने कहा मुझे आई नीड टू बी सेटिस्फाइड कि आपने कहा कि मैं मुर्दों को जिंदा कर दूंगा आखिरत में, जब क़यामत आएगी सब लोग जिंदा होंगे, सबका हिसाब किताब होगा, तो कैसे जिंदा करेंगे। तो ना सिर्फ ये कि उसको तस्लीम किया बल्कि मिसाल की मदद से उसको समझाया। तो जो सवाल कर रहा है उसको मिसालों की मदद से सेटिस्फाई करना अल्लाह की सुन्नत है, और सवाल करना सुन्नत इब्राहिम। तो आप बताइए किस तरह से हम सवाल का गला घोटते हैं। बहुत से असातिज़ा, मैंने भी अपने बचपन में असातिज़ा कुछ ऐसे याद है, इतनी रौबदार शक्ल लेके क्लास में घुसते थे, क्या हिम्मत कोई सवाल पूछे। ये सब कमजोर असातिज़ा जिन्हें अपना मजमून नहीं आता। जिसको जितना मजमून आता होगा उतना ही बच्चों का दोस्त होगा, उनके साथ बैठेगा, गप मारेगा और गपों में सिखाएगा, पढ़ाएगा। बहरहाल मैं एक दफ़ा फिर सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर और ख़ास तौर से प्रोफेसर महराज साहब का, शाहिद रसूल साहब का और इनकी फ़ाल टीम का, हमारे रजिस्ट्रार साहब प्रोफेसर सरगर साहब का, और डॉक्टर नकुल प्रसाद और विज्ञान प्रसार के वो तमाम साथी जो यहाँ बैठे हुए हैं, ये उन लोगों की एक बहुत ही बेहतरीन ये कोशिश है, और इसको एक कदम आगे ले गई। ये इतनी मुबारक कोशिश हुई कि उर्दू का करने आए थे, कश्मीरी का ऐलान कर दिया। अब तक हमने ये सुना था कि नमाज बख्शवाने गए थे तो रोजे गले पड़े, अब हमने उर्दू में बात शुरू करी थी तो कश्मीरी तक पहुंची। और मुझे उम्मीद है कि ये कश्मीरी से आगे डोगरी पे भी जाएगी। बहुत शुक्रिया। वो बोलता है निगाहों से इस कदर उर्दू, वो बोलता है निगाहों से इस कदर उर्दू, खामोश रह के भी अहले ज़ुबान से लगता है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए दावत देना चाहूंगी मैं ऐसी शख्सियत को जिन्होंने कश्मीर यूनिवर्सिटी में अपनी तदरीसी और इंतजामी सलाहियतों के कई चनार लगाए हैं, और जब इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में उन्होंने ओहदा संभाला तो उसके हवाओं को मुअत्तर कर रहे हैं। हमारे लिए बाहिस इफ्तिकार की बात ये कि ऐसी मुअत्तर और पुरवकार शख्सियत हमारे दरमियान मौजूद है। मेरी मुराद है मेहमान एजाजी रईसुल जामिया इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी प्रोफेसर शकील अहमद रामशू साहब से। उनसे मुल्तमिस हूँ कि वो डेस्क पे तशरीफ फरमा हो कि अपनी कीमती कलमात से हमें मुस्तफीद करें। सो बिग राउंड ऑफ अप्लॉज, थैंक यू। डाइस पे बैठे काबिल एहतराम शख्सियत प्रोफेसर महराजुद्दीन साहब, वाइस चांसलर सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर, प्रोफेसर इकबाल हसनैन साहब, जिनको मैं 10-12 साल से जानता हूँ बिकॉज ऑफ आवर रिसर्च सिमिलैरिटीज, प्रोफेसर असलम साहब, प्रोफेसर अफजल साहब, रजिस्ट्रार सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर, डॉक्टर शाहिद रसूल साहब, the organizing secretary of this workshop. Assalamu alaikum and a very good afternoon to all of you. At the very outset, I congratulate the Central University of Kashmir for having organized a workshop or a congress on a
theme which is very important, and I will just talk about. And I like it when, Professor Aslam Sahab said, it is not necessarily to speak about, science, translating the science into Urdu. And I think all of us are an outcome of a very peculiar social and educational background. I'm not very proficient in Kashmiri. I'm not at all very proficient in Urdu. And I'm not very professional also in English. But I speak 5-6 languages, not only these languages, and many of us do that. I have lived in a country where people speak just only and only one language. They don't know, unko aata hi nahi hai aur koi language. In my home also we speak, I have lived in Japan. I think 30% of our conversation in my home is in Japanese. Because my children were brought up, they studied in a Japanese school. और खासकर जब हमें कोई coded message, बोलनी होती है, जब हमारे कोई बीच बैठा हो, तो हम Japanese में ही बोलते हैं. Now we are an outcome of all this. And many of you will think, if I speak Kashmiri also, if I speak Urdu also, and if I speak English also. But let me come to the science part of it. I mean, look in your lifetime, or talk to your grandparents, or look at their lifestyle and now. There's a massive, transformation. And this all transformation is because of the development of science and technology. When as a student, I left Kashmir in 1994. I tell you, I used to read Times of India every day. And one worry to me was whether I will be able to read this paper outside the country. This was something as a child, this was just bothering me. And it is in 93, 94 I'm talking about. We had not heard of mobiles. We had not heard of the internet, ICT. And this was something, very, very, surprising, pleasant surprise that my supervisor is somewhere in Japan or in some other country, and I can go to the field and have a mobile in my hand. I'm talking about 1994. This gadget, this mobile, something, it was even now, when many of us today travel to developed world, and when we say the internet has 100 gigabyte per second speed, and when I sit in the IUST, my speed is not more than 200 megabytes. I mean, we can download a file of few thousand gigabytes in 5 minutes if you happen to live in Japan, UK, or in America. But even then, look at your advancement that you have, when you compare yourself to our parents and grandparents, how much transformation in our lives have taken place. And the single most important reason for that is the development in science and technology. Could we, if this gap between the developed world and us, would we have, still there's a big gap. If you look at the technological innovations and all that, as I said, as of today, there's a big gap between us and them. North Europe, North America, the Europe, even the China and the Japan. I wonder, and I will come to you, I think this is debatable. I think could we have bridged this gap if we had all our education? I'm not talking in context of Kashmir only. I'm talking at the national level. If we had just only our own mother tongue, and could we have bridged this gap more easily? I personally, I'm not sure. But look at the patents and the intellectual property rights
of these countries where the school education is just in their mother tongue. Compare just 3 countries only: the America, the China, the Japan, and India. I really wonder at the, within 2 minutes I will come, I really wonder, as Aslam Sahab was saying, that can we really afford to have our education in our mother tongue? But look at these intellectual property rights. Now, if you look at China, files 1.5 million IPRs every year. America files 7 lakh. Japan files about 5 lakh, intellectual property rights. And India is still staggering. A huge country is staggering at less than 50,000, out of which only 12,000 are, accepted. And we know this life has become so easy because of these, really the cutting edge advancement in the science and technology that has come through the IPR and patents. And these countries, the Japan, China, the USA, just have their entire education in their mother tongue. It's very difficult. I have lived in Japan for about more than 7.5 years. You can't converse with anybody. Nobody understands anything except Japanese. So if you want to live in that country, you better have to understand and write and read Japanese. You must have met many Chinese. Of course, America, everybody speaks English. Now, coming to us, coming to this is a really, very serious question. Look at the national education policy. It tells us that the basic school education has to be in the mother tongue. I don't know how much of it could be really implemented. Even within the Jammu and Kashmir state, look at the number of languages that we have. And look at the India. If we have our education in any of these, mother tongues, and then you don't figure anywhere, even among the 250 universities in the world. And we all aspire, we have an aspirational, English is our aspirational language. We want to give education to our children in English because we want to do them well. We want to go to them to the best schools in the world. Even for going to the IIT, can we really afford to have one language, this mother tongue? And we know lot of, translational and interpretational business will be there, we know in the NEP, National Education Policy, we have to do a lot of translational, especially at the school level, and a lot of, opportunities will be there. But ours is really a very composite type of we have come from a very peculiar social and educational background, and our children will have to be part of that mosaic. I really don't know. I don't feel like, how it will be the future of the children if we have that, the just one language. But at the same time, we know the benefits of having education, as some of the predecessors were saying, that, you could really make people understand the concepts, basic concepts in science if you really, deliver the content in their mother tongue. There is no, but, no two opinions about that. Yesterday, at the IUST, I had the idea came to me that this IUST, I think probably needs to have one vernacular, newsletter, IUST Science Bulletin, which could go to some, some panchayats, schools, and all that. This is an idea. And during the discussion itself, I wanted to be in Urdu. So we decided that we will have these sections about science, disasters, horticulture, agriculture, and other things, the innovations that have taken and that could be useful. One of my faculty members said that as per our survey they have done under some project, the 80% of the students at the IUST are not very good in Urdu.
but we know our generation and our elder next upper generation and even are very good at the Urdu. So we thought that let us have this in 2 languages. Let there be one section in English for the youth and also part of the section in the in Urdu. So I think these are the challenges. When we talk about the science education, particularly in the vernacular languages, I think we need to basically negotiate and address many of these challenges in order to have a very optimal education plan for the promotion of science and technology at the school level, at the universities. Thank you very much for your attention.